सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी आ रहे हैं काशी, तैयारी हुई पूरी, अवैध होगा सुरक्षा व्यवस्था, फ्लीट का हुआ रिहर्सल। विद्यापीठ के ललित कला विभाग में 7 दिवसीय कार्यशाला, बौद्ध धर्म पर आधारित मुखौटा विषय कार्यशाला में पहले दिन मुखौटा बनाने की पद्धति पर हुई चर्चा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में कांचीपुरम से आए कलाकारों द्वारा नमन विश्वनाथम नृत्यार्पण का हुआ आयोजन। और स्वामी हरसिमरन पब्लिक स्कूल वनपुरुआ के वार्षिक खेलकूद का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसपीजी द्वारा एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक अपनी सुरक्षा में ले लिया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर शनिवार शाम तक सभी तैयारियां पूरी हो गईं। एसपीजी ने एयरपोर्ट से लेकर सभी कार्यक्रम स्थलों को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। पीएम रोड पर शनिवार शाम एसपीजी ने डमी फ्लीट से रिहर्सल किया। भावतपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के रिहर्सल के बाद डमी फ्लीट रवाना हुई। सबसे पहले फ्लीट शंकरा नेत्रालय पहुंची, जिसके रास्ते में पॉइंट चिन्हित किए गए। जगह जगह सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी मुस्तैद दिखे। सुरक्षा व्यवस्था संभालने एसपीजी टीम पहुंच गई। एसपीजी स्थानीय अधिकारियों के साथ पीएम के सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण की। फ्लीट के सिगरा स्टेडियम पहुंचने के बाद अधिकारियों ने जनसभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया। रूफ टॉप सिक्योरिटी समेत कई प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई। काशी में कल पीएम अपने विजिट के दौरान मल्टीलेयर सुरक्षा घेरे में रहेंगे। सुरक्षा में एसपीजी एटीएस समेत 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे पर सशस्त्र जवानों की निगरानी रहेगी। वीआईपी रोड पर रूफ टॉप फोर्स ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की जाएगी। पीएम मोदी वाराणसी 6 घंटे रहेंगे। सिगरा स्टेडियम में मंच तैयार किया जा रहा है। 20,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। सिगरा स्टेडियम पहुंचने पर एसपीजी के अधिकारियों ने वीवीआईपी मंच, सभा स्थल, कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निकास द्वार, बैरिकेटिंग, अस्थायी पार्किंग स्थल और सुरक्षा बलों की तैनाती देखी। बीएचयू अस्पताल की गंभीर अनियमितताओं को उजागर करते हुए हृदय रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ओम शंकर एक बार फिर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुखर हुए हैं। बीएचयू के हृदय रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर एक बार फिर से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुखर हुए। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में बीएचयू की गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर कैलाश कुमार द्वारा हृदय रोगियों के लिए आवंटित ऑपरेशन थिएटर के बिस्तरों का गलत उपयोग कर आम मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जिससे हृदय रोगियों की जान जोखिम में पड़ रही है। इस कृत्य को उन्होंने न केवल नैतिकता के खिलाफ बल्कि आपराधिक भी बताया। प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि हृदय विभाग को आवंटित 90 बिस्तरों में से 49 बिस्तर बिना किसी अधिकार के चिकित्सा अधीक्षक ने छीन लिए हैं, जिससे विभाग में बिस्तरों की गंभीर कमी हो गई है। इस समस्या को छुपाने के लिए अब कैथ लैब के 14 ऑपरेशन थिएटर बिस्तरों का गैर कानूनी रूप से आम मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हृदय रोगियों की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो गया है। कैथ लैब के बिस्तरों का उपयोग विशेष रूप से सर्जरी से पहले और बाद की देखभाल के लिए होता है, लेकिन इन बिस्तरों पर अब गैर सर्जिकल मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का खुद का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ की आम जनता को हृदय विभाग के दिए हुए 90 बेड में से 49 बेड आपने छीन दिए और आज वो आधिकारिक तौर पर सिर्फ 41 बेड पे ही भर्ती पा सकते थे। तो आपने, जब हमने ये बातें उठाई तो आपने क्या अमानवीय तरीके से 2 काम किए। एक तो एनएमसी नॉर्म को वायलेट करके आपने इस 3 कमरों में 24 बेड लगने थे, 30 बेड लगा दिया, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के नॉर्म्स के विरुद्ध है। आपने फिर नॉर्म्स को वायलेट किया, यानी कि उससे आपने क्या किया, 41 बेड में 6 और बढ़ाकर 47 किया उसको, और उसको 61 बनाने के लिए आपने क्या किया, 14 बेड जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के मरीजों के लिए होता है, उस पर आपने जनरल मरीजों को भर्ती करा दिया। ललित कला विभाग एवं मीरा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 7 दिवसीय बौद्ध धर्म पर आधारित मुखौटा कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। ललित कला विभाग और मीरा एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में 7 दिवसीय बौद्ध धर्म पर आधारित मुखौटा कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद एवं सुचिता शर्मा ने शुक्रवार को विभाग के सभागार में दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुचिता शर्मा ने कहा कि मुखौटा बनाने की पद्धति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुखौटा कितने प्रकार के होते हैं, उन्होंने कहा कि मुखौटा देश विदेश में भी बनते रहे। इस अवसर पर डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि मुखौटा का प्रचलन सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में देवी देवताओं को खुश करने हेतु किया गया। उन्होंने बताया कि बुरी आत्माओं एवं शत्रुओं से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। मुखौटा का प्रयोग नाट्य शास्त्र के 23वें अध्याय में अभिनव में मुखौटा का प्रयोग हुआ है। दशावतार में बुद्ध नवम अवतार माने जाते हैं।
बुद्ध का चरित्र नाटकों में प्रयुक्त नहीं होता, किंतु लद्दाख, भूटान आदि में धार्मिक नृत्य में बौद्ध गुरुओं के धातु के मुखौटे पहने जाते हैं। वहां पर देव मुखौटा विशिष्ट मुखौटे हैं जिनकी पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मुखौटा धातु से बनाए गए हैं। कार्यक्रम के अवसर पर मीरा एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हिमांशु सिंह ने बताया कि 18 से 24 अक्टूबर 2024 तक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला को केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान लेह के वरिष्ठ कलाकार शेरिंग डोरजे द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यशाला निःशुल्क है। इस अवसर पर डॉक्टर रामराज, डॉक्टर मदन लाल गुप्ता, डॉक्टर सविता यादव, सुश्री एस एंजेला, शालिनी कश्यप, रवि प्रकाश, हिमांशु आदि लोग उपस्थित रहे। मीरा एजुकेशन और ललित कला विभाग के तत्वाधान में यह 7 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन आज हुआ है। यह 7 दिनों तक बच्चे जो हैं ये बुद्ध धर्म से संबंधित मुखौटा का निर्माण करेंगे और ये नई तकनीक है जो लद्दाख के क्षेत्रों में ज़्यादातर ये मुखौटा बनते हैं। नमामि गंगे द्वारा वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत हेतु शनिवार को सिंधिया घाट पर वेद मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक तरीके से उनका अभिनंदन किया गया। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को करोड़ों की सौगात देंगे। ऐसे में उनके भव्य स्वागत के लिए नमामि गंगे ने शनिवार को सिंधिया घाट पर वेद पाठी बटुकों के वेद मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक तरीके से उनका अभिनंदन किया। पीएम मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई, तो वहीं आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत लिखा गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने के पीएम मोदी द्वारा दिए गए संदेश के तहत गंगा तलहटी की सफाई की गई। राष्ट्र ध्वज लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। लोगों से पॉलिथीन मुक्त काशी और गंगा घाट का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी में पीएम मोदी हमेशा से खास हैं और रहेंगे। काशी की स्वागत परंपरा संस्कृति और अध्यात्म से सराबोर रही है। मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वच्छता ही आरोग्य जीवन का आधार है, यह संदेश प्रसारित किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे ने कहा कि भारत सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में गंगा निर्मलीकरण हेतु कृत संकल्पित है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे, रजनीश यादव, महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के बटुक एवं नागरिक गण उपस्थित रहे। यहाँ बटुकों के साथ ही स्वच्छता का भी अभियान चलाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि स्वच्छता को हम संस्कारों में शामिल करें। तो आइए मिलकर प्रधानमंत्री जी के संदेश को आत्मसात करें, स्वच्छता को संस्कारों में शामिल करें, क्योंकि स्वच्छता ही आरोग्य और स्वास्थ्य वर्धक जीवन जीने का आधार है। तो हम मिलकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और काशी नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु हो, हम मिलकर प्रभु से यह प्रार्थना करें। डॉक्टर ईशान मिश्र द्वारा विश्व गठिया दिवस एवं विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के अवसर पर गठिया जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विश्व गठिया दिवस एवं विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के अवसर पर एक गठिया जागरूकता शिविर का आयोजन महमूरगंज स्थित एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशान मिश्रा द्वारा आयोजित किया गया। इसमें बीएमडी, ब्लड शुगर, गठिया की निःशुल्क जांच की गई और पेशेंट सपोर्ट आइटम्स वितरित किया गया। इस शिविर में लगभग 100 मरीज शामिल हुए। जांच के बाद इन्हें दवा वितरित की गई। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर ईशान ने कहा कि अब कम उम्र के लोगों को भी गठिया का शिकार होना पड़ रहा है। गठिया के मरीजों को दिल से जुड़ी बीमारी का खतरा 40 से 50% बढ़ गया है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मरीजों को गठिया के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि गठिया रोग के लक्षण दिखाई देने पर रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। विविध कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय वाराणसी पहुंचे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गोपाल राय ने बताया कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं को एकजुट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके द्वारा लगातार सनातन पर हो रहे अत्याचारों पर हम करारा जवाब देंगे। गोपाल राय ने कहा कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी द्वारा हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के खिलाफ हम रोष व्यक्त करते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी पूरे विश्व के लिए आज घातक बने हुए हैं। बांग्लादेश में लगातार हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो यही हाल हिंदुस्तान का भी होगा। हिंदू रक्षा परिषद जिस समय बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं की हत्या हुई है और यहाँ तक हत्यारे ने जहाँ लाखों लोगों को रोज एक मंदिर में भोजन प्रसारित किया जाता था, हिंदू मुस्लिम सभी लोग खाते थे, उसको भी
धराशायी कर दिए, यहाँ तक कि वहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनको भी काट दिए और हमारी बहनों को भी काटा गया। वहाँ पर जो हिंदू नाम के 28% लोग रहा करते थे, आज 8% रह गए। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने दिल्ली के साथ साथ गुवाहाटी, आसाम, कई जगह पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया है और ये विश्व में एक संदेश दिया कि विश्व भर के हिंदुओं एकजुट हो जाए, नहीं तो निश्चित रूप से बांग्लादेश वाला स्थिति होगी, इनका कटना तय होगा। इस उद्देश्य को लेकर के हिंदू समाज को संगठित होना आवश्यक है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये मुहिम पूरे देश भर में चला रहा है। 1 करोड़ हिंदुओं को हम लोग मात्र 3 महीने के भीतर सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं। किरण संस्था द्वारा अपने मुख्य परिसर में समावेशन एवं दिव्यांगता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किरण सोसाइटी पिछले 34 वर्षों से दिव्यांग एवं समाज के पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा, पुनर्वास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता आ रहा है। संस्था द्वारा अपने मुख्य परिसर माधोपुर ग्राम में शिक्षकों के लिए 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय समावेशन एवं दिव्यांगता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में रहा। प्रबुद्ध प्रवक्ता आलोक उपाध्याय आचार्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डॉक्टर योगेंद्र पांडे आचार्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं डॉक्टर सुचिस्मिता पांडे कुल सचिव किरण सोसाइटी वाराणसी ने संबोधित किया। संगोष्ठी में शिक्षा के परास्नातक, स्नातक एवं विशेष शिक्षा में डिप्लोमा करने वाले छात्रों की सहभागिता रही। इस कार्यक्रम में 120 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। 1 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम 3 सत्र में आयोजित किया गया, जिसमें 3 प्रमुख लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। संगोष्ठी ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो बनारस के कई यूनिवर्सिटीज़ और महाविद्यालय के छात्र इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, रामकृष्ण पीजी कॉलेज, शेपा, ऐसे विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के छात्र, एमएड, बीएड और डिप्लोमा स्तर के छात्र जो है वो प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या नया इस नीति में आया हुआ है तथा उनके समावेशन के लिए किन किन प्रोविज़न के लिए इस नीति में कहा गया है, उसके बारे में जानकारी शेयर करना है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में वार्षिक खेलकूद का शुभारंभ हुआ। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा का वार्षिक खेलकूद शनिवार को आगाज हुआ। विद्यालय की अंतर सदनीय व अंतर शाखी खेल में चारों सदन, विवेकानंद, टैगोर, दयानंद और रमन के प्रतिभागी टीमों ने अपने अपने खेल का आकर्षक प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बाबा प्रकाश ध्यानंद ने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख स्रोत है। वार्षिक खेलकूद विद्यालयों के सर्वांगीण प्रोत्साहित करता है। यह प्रतियोगिता उन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने अपितु अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास जैसे गुणों का भी निर्माण करती है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर स्वागत भाषण वनपुरवा के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे, संचालन मिर्जा विलायत तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक एम.एस. यादव ने दिया। इस अवसर पर खेल प्रशिक्षक दिनेश कुमार, विनोद कुमार, नीरज यादव, अनुराग मिश्रा, फूल कुमारी, हवलदार, नदीम, असगर, अमित कुमार, दशरथ लाल सहित सभी शिक्षक, अभिभावकों तथा छात्र छात्राओं की भूमिका प्रशंसनीय रही। 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय प्रकाश ध्यानानंद महोदय जो मुख्य अतिथि के रूप में इसका उद्घाटन किए हैं। आज और कल 2 दिन में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है और मेरा मानना है कि ये स्पोर्ट्स या जो खेल कूद प्रतियोगिता है, इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। विद्यालयों में वार्षिक खेल कूद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है। यह प्रतियोगिता उन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास जैसे गुणों का भी विकास करती है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के इस वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी आयोजकों, प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम का स्वरूप देखने को मिला।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संकल्पित काशी तमिल संगमम का स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक में शनिवार को निखर कर सामने आया। इस आयोजन में कांचीपुरम से आए कलाकारों ने नमन विश्वनाथम नृत्यार्पण का आयोजन किया, जो भारतीय संस्कृति और श्रद्धा का एक अद्भुत उदाहरण था। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, विशेष कार्याधिकारी उमेश सिंह और कांची क्षेत्र कला मंदिर की निदेशिका मीना वज्रवेल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन से किया गया। इसके बाद कांची क्षेत्रीय कला मंदिर की कलाकारों ने भरतनाट्यम नृत्य की भक्तिपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसमें युवा और तरुणी नृत्यांगनाओं ने अपने उत्कृष्ट नृत्य से सभी को भक्ति भाव से विभोर कर दिया। प्रस्तुति का निर्देशन मीना वज्रवेल ने किया, जबकि मार्गदर्शन वज्रवेल, आरमुगम और धर्मेंद्र का रहा। इस आयोजन का संयोजन भाव प्रभा पद्म संस्थान वाराणसी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागी नर्तकियों में सुश्री बी संजना, आर अर्चना, एम स्वास्तिका, डी रितिका, एम सुदर्शना, डी नक्षत्रा, एस पूजा, एस वर्षा, अमृता कीर्तिका और सुश्री हमृता शामिल थी। नृत्य की शुरुआत श्री गणेश को अर्पित पुष्पांजलि से हुई। उसके उपरांत शिव वंदना की अभिव्यक्ति भरतनाट्यम के माध्यम से प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में शिव तांडव की ओजपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित भाव प्रवण नृत्य हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन श्री काशी विश्वनाथ की महिमा पर आधारित भजन बोल थे जगदीशा के साथ हुआ। इस आयोजन में सहयोग प्रदान करने वालों में पीयूष आचार्य और पुरुषोत्तम चतुर्वेदी शामिल रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है, जो सभी उपस्थित लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बना। मां गंगा के पवित्र घाटों पर कार्तिक मास के प्रारंभ होते ही गंगा सेवा निधि द्वारा आकाश दीप प्रज्वलित किया गया। गंगा के पवित्र घाटों पर कार्तिक मास में आकाश दीप जलाने की प्रथा हमारी संस्कृति और शहीदों के प्रति आदर और श्रद्धा की प्रतीक है। इसी परंपरा के तहत गंगा सेवा निधि की ओर से दराश्वमेध घाट पर आकाश दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना और देशभक्ति गीतों के साथ की गई। इस दौरान शहीदों की याद में आकाश दीप जलाए गए। वहीं देव दीपावली के दिन आकाश दीप कार्यक्रम का समापन होगा। उस दौरान भगीरथ शौर्य सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर अशोक तिवारी, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर कुणाल काला और 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार शर्मा उपस्थित रहे। इस वर्ष आकाशदीप कार्यक्रम के अंतर्गत शहीदों के बलिदान को याद करते हुए 136 बटालियन सीआरपीएफ के शहीद विनोद कुमार यादव, 61 बटालियन के शहीद रमेश यादव, भारतीय थल सेना के शहीद कर्नल एम.एन. राय, लेफ्टिनेंट कर्नल जे.आर. चिटनिस, आरपीएफ के शहीद कृतार्थनाथ और सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव, एनडीआरएफ के शहीद रवि शर्मा और सोनू यादव की स्मृति में दीप प्रज्वलित किए गए। इन शहीदों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करते हुए उनके परिजनों को भगीरथ शौर्य सम्मान से नवाजा जाएगा और 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। का ये जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम गंगा सेवा निधि के द्वारा शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में उस समाज की एक जागरूक सोच और उस समाज की कृतज्ञता उन शहीदों के प्रति ये दर्शाता है। मैं एनडीआरएफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ गंगा सेवा निधि संस्था का कि उन्होंने इस मौके पर इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और एक संदेश दिया है उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनके परिवारों ने अपने स्वजन देश की सुरक्षा के लिए खोए हैं। और ये इस चीज़ का द्योतक है कि समाज और जो हमारे शहीदों के परिवार हैं वो साथ साथ हैं और इस तरीके के आगे भी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो आने वाले लोगों के लिए जो हम सब लोग जैसे कार्मिक जो देश की सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करेंगे। करवा चौथ पर्व को लेकर शहर के बाजारों में सौंदर्य प्रसाधन से लेकर पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ से रौनक दिख रहा है। करवा चौथ पर्व को लेकर शहर के बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं। महिलाओं की खरीदारी ने बाजार की रौनक बढ़ा दी है। सुहागिन महिलाएं इस पर्व को मनाने के लिए शनिवार को अंतिम चरण की खरीदारी करती नजर आई। महिलाएं जहां सौंदर्य प्रसाधन और साड़ियों की खरीदारी में रुचि दिखा रही थी, तो वहीं करवा, छलनी, दिया, फूल बत्ती आदि पूजन सामग्री की भी खूब खरीद की जा रही है।
बाजारों में भीड़ के चलते जाम जैसे हालात हैं। चूड़ी से लेकर ज्वेलरी और साड़ी की दुकानों पर विशेष चहल पहल दिखी। विवाहिताओं ने डिजाइनर साड़ी से लेकर कंगनों की जमकर खरीदारी की। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक व साड़ी की दुकानों पर महिलाओं का जमावड़ा लगा रहा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी व मनिहारी की दुकानों पर भी भीड़ रही। कांच की चूड़ियों की जगह लटहन, मेटल, गोल्डन और सिल्वर स्टील की चूड़ियां खूब पसंद की गई। महज 50 रुपये से लेकर 800 रुपये तक चूड़ियों के सेट मिल रहे हैं। शहर के प्रमुख बाजारों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ से बाजार में रौनक रही। बाजार में जगह जगह पर हाथ ठेलों पर मिट्टी और चीनी के करवों की बिक्री हो रही है। सनातन धर्म में करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दौरान महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से महिलाएं सुखी और समृद्ध जीवन जीती हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। सुहागिन महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं। रात को चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। खरीदारी के लिए लंका सहित अन्य प्रमुख बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। घाट संध्या कार्यक्रम में कलाकार सुष्मिता बनर्जी द्वारा कथक नृत्य के माध्यम से गंगा अवतरण की भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। गंगा अवतरण की प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण गंगा मैया की गूंज से गुंजायमान हो गया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विख्यात कलाकार विदुषी सुष्मिता बनर्जी ने अपनी शिष्याओं के साथ कथक नृत्य का शुभारंभ शिव पंचाक्षर, श्रोतम, तत्पश्चात धमार, त्रिवट, कजरी, तराना एवं समापन गंगा अवतरण से किया। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र SK केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। शुक्रवार को 13वीं स्वर्गीय दुर्गावती देवी स्मृति इंटर स्कूल और सीनियर डिस्ट्रिक्ट कैरम प्रतियोगिता का समापन हुआ। 13वीं स्वर्गीय दुर्गावती देवी स्मृति इंटर स्कूल और सीनियर डिस्ट्रिक्ट कैरम प्रतियोगिता शुक्रवार को संपन्न हुआ, जिसमें आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर ओवरऑल चैंपियन, डालिम सनबीम स्कूल वाराणसी को दूसरा, सनबीम स्कूल भगवानपुर को तीसरा और मरियम एजुकेशन को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत स्पर्धा में 12 वर्ष आयु वर्ग बालक वर्ग में अरिंदम त्रिवेदी, डालिम राम कटोरा, बालिका वर्ग में सान्या सिंह सनबीम भगवानपुर, 14 वर्ष आयु वर्ग बालक वर्ग में फैजान अली आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर और इसी आयु वर्ग में बालिका वर्ग में जगदी सोनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल, 18 वर्ष आयु वर्ग बालक वर्ग में अर्श हसीब डालिम्स वाराणसी और इसी आयु वर्ग के बालिका वर्ग में साक्षी वर्मा डालिम सनबीम वाराणसी सर्वविजेता बनकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाए। इंटर स्कूल चैंपियनशिप में स्कूली बच्चों के तीनों आयु वर्ग फाइनल के परिणाम इस प्रकार रहे। अंडर 12 बॉयज अरिंदम त्रिवेदी डालिम्स राम कटोरा ने मोहम्मद जिशान खान मरियम एजुकेशन को हराकर विजेता बने। अंडर 12 गर्ल्स में सानिया सिंह सनबीम भगवानपुर ने काव्य सेठ मैथ्यूज को हराकर विजेता बनी। अंडर 14 बॉयज फैजान अली APS चोलापुर ने निशांत सिंह APS चोलापुर को हराकर विजेता बने। गर्ल्स अंडर 14 जागृति सोनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने अंशु यादव APS चोलापुर को हराकर विजेता बनी। बॉयज अंडर 18 आयु वर्ग में हर्ष हसीब डालिम्स वाराणसी ने आयुष गुप्ता APS चोलापुर को हराकर चैंपियन बने।
गर्ल्स अंडर 18 साक्षी वर्मा डालिम सनबीम वाराणसी ने सलोनी मिश्रा APS चोलापुर को पराजित कर विजेता बनी। प्रतियोगिता में अंकों के आधार पर श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल APS चोलापुर प्रथम स्थान प्राप्त करके ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी का विजेता बना, जबकि डालिम सनबीम स्कूल वाराणसी को दूसरे स्थान के लिए रनर्स अप ट्रॉफी और सनबीम भगवानपुर को तीसरे स्थान की ट्रॉफी प्राप्त हुई, तो मरियम एजुकेशन को चौथे स्थान पर रहने का संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करते हुए उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के प्रधान संरक्षक और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कैरम खेल अमृत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कभी टाइम पास कहा जाने वाला यह खेल पिछले 15 वर्षों में हजारों कैरम खिलाड़ियों का कैरियर बना चुका है। कैरम खेल की शानदार यात्रा में उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन, विशेष रूप से वाराणसी कैरम एसोसिएशन का अविस्मरणीय योगदान है, जिसके लिए इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष बैजनाथ ने किया। मैचों का कुशल संचालन आयोजन सचिव अश्विनी चक्रवाल, चीफ रेफरी रमेश कुमार वर्मा, उप प्रधान निर्णायक रवि आर्या, सहायक कामना गुप्ता तथा रेणुका राय, रीनी श्रीवास्तव की देखरेख में पैनल एम्पायर श्री प्रसाद जमुनाधर उर्फ झुंझुन गुप्ता, अभिषेक विश्वकर्मा, अजमल वार्षी, प्रशांत कुमार, विनोद यादव, अंजलि गुप्ता, शिवदयाल यादव, रामदयाल यादव, प्रियांशु यादव, हरियाली सिंह, रितांबरा और अश्विनी मौर्य तथा वैभव सिंह ने किया। बहुत रुझान है, बहुत चेंज हो रहा है लोगों में, क्योंकि कैरम अब टाइम पास गेम नहीं रह गया है। कैरम में पूरा कैरियर है बच्चों का। हमारे इसी बनारस के लगभग 8 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिल चुका है, जिसमें 2 लाख रुपया पर ईयर मिलता है। इसके अलावा दर्जनों बच्चे नौकरी पा चुके हैं यूपी के, और देश के तो हजारों लड़कों को नौकरी मिल चुकी है। तो हमारा ये खेल केवल टाइम पास गेम नहीं है, पूरा कैरियर है और बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है। और बनारस का कैरम तो इसलिए बहुत आगे है कि जो हमारी बच्चियां हैं यहाँ की लड़कियां, इन्हीं से पूरा यूपी की टीम बनती है और हम नेशनल चैंपियन हो चुके हैं। तो हमारे कैरम का खेल बनारस के लिए बहुत ब्राइट है और काफ़ी बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।